Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is kidney and urinary tract pathology from pathoma. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पैथोमा से हम किडनी की पैथोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ की बात करते हैं। उसमें हॉर्स शू किडनी, रीनल एजेनेसिस, डिस्प्लास्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एक होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और लास्ट है मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज। स्टार्ट करते हैं हॉर्स शू किडनी डिजीज। अब हॉर्स शू किडनी डिजीज में होगा क्या कि दोनों किडनी लोअर पोल के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी, और ये मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल रीनल एनॉमली होता है। ओके, लाइक अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हॉर्स शू किडनी है, जिसको आपने एम्ब्रियो के अंदर पढ़ा होगा। अब जो हॉर्स शू किडनी है तो इनके जो लोअर पोर्शन होता है वो लोअर एब्डोमेन में देखने को मिलता है, और जो हॉर्स शू किडनी है ये इंफीरियर मेजेंट्रिक रूट से ट्रैप हुई पड़ी होती है, कॉट हुई पड़ी होती है, यानी कि इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की रूट होती है ऊपर पड़ी हुई होती है। इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की जो रूट है वो इनके ऊपर जा रही होती है, जिसकी वजह से इनका जो असेंडिंग होती है वो रोक देती है, यानी वो पेल्विस से एब्डोमेन की तरफ नहीं जा पाती। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद रीनल एजेनेसिस है। रीनल एजेनेसिस मीन एब्सेंट फॉर्मेशन ऑफ किडनी, की किडनी बनी नहीं है। यूनिलैटरल भी हो सकता है और बाइलैटरल भी हो सकता है। यूनिलैटरल एजेनेसिस में जो एग्जिस्टिंग किडनी है उसकी हाइपरट्रॉफी होगी। ओके, यानी अगर एक साइड की किडनी मौजूद है तो उसकी हाइपरट्रॉफी होगी, हाइपरफिल्ट्रेशन होगी, और रीनल फेलियर होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर बाइलैटरल है तो जो फीटल लेवल के ऊपर ओलिगो हाइड्रोमनियास होगा, क्योंकि आगे यूरिन की प्रोडक्शन नहीं हो पाती। लंग्स हाइपोप्लेजिया होता है, लंग्स की डेवलपमेंट भी एमनियोटिक फ्लूइड से होती है, और फ्लैट फेस होगा, लो सेट ईयर है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट होते हैं एक्सट्रीमिटीज़ के, जिसको पोर्टर सीक्वेंस कहते हैं। तो ओलिगो हाइड्रोमनियास विथ lung hypoplasia, flat face with low set ear and developmental defect of extremities. This is called Porter sequence. Next है dysplastic kidney. Dysplastic kidney में जो renal parenchyma होगा उसका malformation होती है। renal parenchyma के अंदर दो चीज़ें होगी, नंबर 1 cyst और कुछ abnormal tissue like cartilage, bone या tooth like structure। unilateral भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ये यूजुअली यूनिलैटरल हो सकती है, लेकिन अगर बाइलैटरल हुई तो आपने इसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से डिफरेंशिएट करना, जो कि बाइलैटरल होती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है, कॉन्जेनिटल है, जिसमें किडनी की काफ़ी ज़्यादा इनलार्जमेंट होती है, बाइलैटरल इनलार्जमेंट होती है, और किडनी के जो कॉर्टेक्स है और मेडुला, इन दोनों के अंदर सिस्ट देखने को मिलती है। अब इसकी दो फॉर्म्स होती है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। जो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है ओके, वो इन्फेंट में देखने को मिलती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट यंग अडल्ट में देखने को मिलती है। ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव की वजह से रीनल फेल्योर मजीद खराब होता रहेगा, हाइपरटेंशन होगी। ओके, जबकि इसमें भी वर्सनिंग रीनल फेल्योर है, हाइपर टेंशन भी होती है। लेकिन एक चीज याद रख लेना कि इसमें हिमाचूरिया है, जबकि इसमें पोर्टर सीक्वेंस है। ऑटोसोमल रिसेसिव में पोर्टर सीक्वेंस में लंग हाइपोप्लेजिया, फ्लैट फेस विद लो सेट ईयर आ जाते हैं, डेवलपमेंटल डिफेक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज आ जाती है। अब जो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ऑटोसोमल रिसेसिव। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये APKD1 जीन की म्यूटेशन की वजह से होती है, 1 और 2 की वजह से होती है, और यहाँ पे जो सिस्ट है वो टाइम के साथ डेवलप करती रहती है। और यहाँ पर अब इनके एसोसिएशन को भी देख लेते हैं, वो एसोसिएटेड होती है ऑटोसोमल रिसेसिव। दोनों में एक बात कॉमन है, हिपैटिक सिस्ट दोनों में कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्जेनिटल हिपैटिक फिब्रोसिस आ जाएगा, जबकि यहाँ पे बैरी एन्यूरिज्म और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, इनको डिफरेंशिएट कर लेना आप। ठीक हो गया, हिपैटिक सिस्ट दोनों में कॉमन है, जबकि यहाँ पे कॉन्जेनिटल हिपैटिक फिब्रोसिस है, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स और बैरी एन्यूरिज्म है। ओके, तो इसको किस तरह से याद रखोगे, डी से डोमिनेंट और बी से बैरी, BD आपने बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी, या ABD, A से एन्यूरिज्म, B से बैरी, और जो डी से डोमिनेंट होगा और डोमिनेंट में M आ रहा है, डेट मीन्स कि माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है। इसके बाद मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज है, इनहेरिटेड होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। यहाँ पर जो सिस्ट होती है वो मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होती है। पैरेन्काइमल फिब्रोसिस होगा, जिसकी वजह से किडनी काफ़ी शरंक हो जाती है और वर्सनिंग रीनल फेल्योर होगा। इसके बाद एक्यूट किडनी फेल्योर पड़ते हैं। एक्यूट किडनी फेल्योर और क्रॉनिक में क्या फ़र्क होता है, एक्यूट में जो ऑनसेट होगा वो सडन होगा, एक्यूट होगा और किडनी का फंक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, कुछ ही दिन में डेवलप करता है, और इसका जो हाल मार्क है वो एजोटीमिया होता है। एजोटीमिया मीन्स के ब्लड के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो गया है, और ओलिगोयूरिया भी मौजूद है, क्योंकि एजोटीमिया असल में होता ही है कि जो हिमाचूरिया होता है, हिमाचूरिया GFR को कम कर देता है, जिसकी वजह से ओलिगोयूरिया हो जाता है। ओके, अब इसको मज़ीद 3 में डिवाइड कर देते हैं।
जो एजोटीमिया है, क्योंकि इसमें एजोटीमिया होगा। जो एजोटीमिया मींस ब्लड यूरिनरी नाइट्रोजन और इसके अलावा क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो गया है। प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। जो प्री रीनल होता है उसमें किडनी की तरह ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। पोस्ट रीनल में मसला यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो प्री रीनल एजोटीमिया में किडनी की तरह ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कार्डिक फेलियर है, और जो कार्डिक फेलियर है इसकी वजह से यानी शॉक की वजह से भी किडनी की तरह ब्लड फ्लो कम हो सकता है। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो उसकी वजह से जीएफआर कम हो जाएगा। जब जीएफआर कम होगा तो क्या होगा, तो एजोटीमिया हो जाएगा, यानी जब फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी तो यूरिन की आउटपुट कम हो जाएगी और एजोटीमिया हो जाएगा। इनका सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो जो रीअब्जॉर्प्शन होती है फ्लूइड की एंड BU एंड ब्लड यूरिनरी नाइट्रोजन की, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाती है। ट्यूबुलर फंक्शन इंटैक्ट होता है। ओके, ठीक है। और इसके अलावा जो जहाँ पे यूरिन ऑस्मोलैलिटी होती है वो 500 मिली ऑस्मोल से ज़्यादा हो जाती है। तो आप इसको देख लेना, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पोस्ट रीनल एजोटीमिया में ऑब्स्ट्रक्शन होती है यूरिनरी ट्रैक के फ्रॉम द किडनी। फॉर एग्जांपल यूरेटर के अंदर हो सकती है, कोई स्टोन आ गया, इसकी वजह से भी जीएफआर कम हो जाएगी, एजोटीमिया हो जाएगा और ओलिगोयूरिया हो जाएगा। अर्ली स्टेजेस के अंदर जो ट्यूबुलर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वह ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को ब्लड के अंदर फेंकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अगर जो रेशियो देखोगे ब्लड यूरिनरी नाइट्रोजन ओवर क्रिएटिनिन की तो 15 से ज़्यादा होती है। ट्यूबुलर फंक्शन इंटैक्ट है, दोनों में इंटैक्ट है। ओके, यानी जो फंक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है वो 1% से कम होती है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी होती है। लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस के अंदर ट्यूबुलर डैमेज होगा, जिसकी वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, रेशियो 15 से कम हो जाएगी, और जो रीअब्जॉर्प्शन है सोडियम की वो कम हो जाएगी। पहले इंटैक्ट थी। और नंबर 3 है कि आप यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर सकते, यानी 500 ऑस्मोलैरिटी से कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ओके, तो इनको आप डिफ्रेंशिएट कर लेना, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को, इनकी वैल्यूज़ को। नंबर 1 रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड है, नंबर 2 ट्यूबुलर फंक्शन है। ओके, और नंबर 3 यूरिन की जो ऑस्मोलैलिटी होती है वो दोनों में इंटैक्ट होती है, प्री रीनल और पोस्ट रीनल की अर्ली फॉर्म के अंदर। लेकिन जो पोस्ट रीनल एजोटीमिया की जो लेट स्टेज होती है उसमें आके मसला खराब हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल की इंजरी होती है और इनकी नेक्रोसिस हो जाती है, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है फॉर एक्यूट रीनल फेलियर, इंट्रा रीनल एजोटीमिया। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रा रीनल एजोटीमिया पढ़ रहे हैं। ओके, जो नेक्रोटिक सेल है वो ट्यूब्यूल्स को प्लग कर देंगे, ट्यूब्यूल्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, जीएफआर कम हो जाएगी। जब जीएफआर कम हो जाएगी तो फाइनली क्या होगा कि एजोटीमिया, ओलिगोयूरिया और आपको क्या देखने को मिलता है, और जीएफआर कम हो जाएगी यानी एजोटीमिया वगैरह हो जाएगा। तो जो नेक्रोटिक सेल है वो प्लग करना शुरू कर देते हैं। यूरिन के अंदर ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट देखने को मिलती है जो कि नेक्रोटिक ट्यूबुलर सेल की वजह से होती है। अगर डिसफंक्शनल ट्यूबुलर एपिथेलियम है, अगर ट्यूबुलर एपिथेलियम डिसफंक्शनल है तो इसकी वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, और जब रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो जो रेशियो है 15 से कम की तरफ आना शुरू हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन का। ओके, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ओवर रेशियो ऑफ क्रिएटिनिन है। जो क्रिएटिनिन होती है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस का मतलब क्या है, जीएफआर को बात कर रहे हैं। ओके, तो नॉर्मली ये कितनी होती है, ये 15 से ज़्यादा होती है। ओके, लेकिन अगर ये 15 से कम होने लग जाए डैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो कि आप उसको बढ़ा रहे हो। आगे डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम है, और लास्ट है कि आप यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर सकते, यानी आपको वही चीज़ें देखने को मिलती है जो कि पोस्ट रीनल एजोटीमिया में देखने को मिलती है। अब इसकी जो इंट्रा रीनल एजोटीमिया की 2 वजूहत होती है। नंबर 1 इस्कीमिक और नंबर 2 नेफ्रोटॉक्सिक होती है। इस्कीमिक में ब्लड सप्लाई कम होती है जिसकी वजह से ट्यूब्यूल की नेक्रोसिस होती है, और ये प्री रीनल एजोटीमिया की वजह से होता है। जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल और थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन खानी है तो ये इस्कीमिया सबसे पहले यहाँ पे होगा। नेफ्रोटॉक्सिक में जो टॉक्सिक एजेंट होते हैं ट्यूब्यूल को नुकसान पहुंचा देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर फैनकोनी सिंड्रोम आपने पढ़ा था। ओके, तो उसके कॉज होते हैं माइनोग्लाइकोसाइड है, हैवी मेटल लाइक लेड है, मायोग्लोबिन्यूरिया फ्रॉम क्रश इंजरी टू द मसल, इथाइलिन ग्लाइकोल, रेडियो कंट्रास्ट डाई और यूरेट होता है। फॉर एग्जांपल ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। जो हाइड्रेशन और एलोपिरिनोल हम करते हैं कीमोथेरेपी से पहले, क्यों, ताकि यूरेट इंड्यूस एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ये कम से कम हो जाए, फिर कीमोथेरेपी करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा इन दोनों के, या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में तो ओलिगोयूरिया होता है, ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट होती है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, हाइपरकैलेमिया होता है ड्यू टू डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन। ओके, पोटेशियम की एक्सक्रीशन होनी होती है, और हाइपरकैलेमिया विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। शुरू में रिवर्सिबल होता है लेकिन बाद में रिवर्सिबल हो जाएगा। जो ओलिगोयूरिया रिकवरी के से पहले 2 से लेकर 3 हफ्ते तक परसिस्ट रहता है, और जो ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल होती है, स्टेबल सेल होती है, कुछ टाइम लेते हैं कि वो सेल साइकिल मेंटल हो जाए और रीजनरेट कर जाए।
तो पहले ये रिवर्सिबल होती है, लेकिन आपने इसको डायलिसिस से ठीक करना है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है। ये ड्रग इंड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है, स्पेसिफिकली इन्वॉल्विंग द इंटरस्टिशियम एंड द ट्यूब्यूल। इसकी वजह से एक्यूट रीनल फेल्योर हो जाएगा, यानी ये भी इंट्रा रीनल एजोटीमिया के अंदर आता है। तो इंट्रा रीनल एजोटीमिया में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और एक्यूट इंटरस्टिशियल नेक्रोसिस है। कॉजेज के अंदर एनसेड, पेनिसिलिन और डायूरेटिक है, जबकि वहाँ पर कॉजेज के अंदर हमने क्या किया पढ़ा था, अमाइनोग्लाइकोसाइड, हैवी मेटल्स है, लेड है, मायोग्लोबिन यूरिया फ्रॉम द करेक्ट इंजरी टू द मसल, इथाइलिन ग्लाइकोल, रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई और यूरेट होता है फ्रॉम द ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। इनकी वजह से भी ओलिगोयूरिया होगा। इओजिनोफिल आपको यूरिन में देखने को मिल सकती है। ओके, ड्रग को छोड़ दोगे तो ठीक हो जाएगा और ये प्रोग्रेस करके रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस बना देगा। अब रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस के अंदर रीनल पैपिलरी की नेक्रोसिस होती है, ग्रोस हीमाचूरिया होगा, फ्लैंक पेन होगा। कॉजेस में नंबर 1 है कि आपने एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को ठीक नहीं किया, क्रॉनिक एनाल्जेसिक अब्यूज है, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन या फिनासिटिन है, डायबिटीज मेलाइटिस है, सिकल सेल एनीमिया और लास्ट में एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है। इसकी वजह से रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस हो सकता है। इसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम देख लेते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर है जहाँ पर सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया होगा, 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा होगा। इसकी वजह से 4 चीज़ें होगी। नंबर 1, एल्ब्यूमिन के लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जनरलाइज पेटिंग एडीमा होगा। गैमा ग्लोबुलिन्स का लेवल कम हो जाएगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंटीथ्रोबिन 3 का लेवल कम हो जाएगा तो हाइपर कोआगुलेबल स्टेट हो जाएगा। हाइपरलिपिडीमिया और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन में फैटी कास्ट आना शुरू हो जाएगी। इसका निमोनिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में FM-MAD। एफ से होगा फोकल सेगमेंटल, एफ से क्या होगा, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। एम से होगा मिनिमल चेंज डिजीज। फिर मैट, एम से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये दोनों कैटेगरी से बिलोंग करता है। फिर ए से होगा माइलोइडोसिस और डी से होगा डायबिटीज मेलाइटिस। ओके, तो पहला स्टार्ट करते हैं मिनिमल चेंज डिजीज। मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इडियोपैथिक है, हॉजकिन लिम्फोमा से एसोसिएटेड होता है। ओके, तो होता ही है कि अगर हम क्या यूज़ करें, हिमाटॉक्सिलिन ईओजिन स्टेन अप्लाई करते हैं राइट माइक्रोस्कोप पे, तो राइट माइक्रोस्कोप पे ग्लोमेरुलस नॉर्मल हो गए, यानी राइट माइक्रोस्कोप के ऊपर आपको कोई पैथोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी किसकी, मिनिमल चेंज डिजीज़ की, यानी ग्लोमेरुलस नॉर्मल हो गए। लेकिन आप जब क्या पता आपको प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में लिपिड देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं तो वहाँ पर आपको फुट प्रोसेस का इफेसमेंट देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इफेसमेंट है फोकल सेगमेंटल के अंदर भी होगा और मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर भी होगा। ओके, तो इफेसमेंट है, इसको आप नोट कर लेना कि इफेसमेंट होती क्या है। ओके, तो इफेसमेंट क्या होती है, किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देना कि तो फूड प्रोसेस अब एलिमिनेट हो जाती है। और नंबर 3 पॉइंट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं, यानी आप जो डायग्नोसिस होता है वो इन 3 चीज़ों पे करते हो, लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी या इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में तो नॉर्मल है, लेकिन लिपिड आपको प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इफेसमेंट होती है फूड प्रोसेस के, लेकिन एक बात याद रख लेना, कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिट नहीं होता। जब इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिट नहीं होगा तो नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस होता है। प्रोटीन यूरिया सेलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होगा। पोडोसाइट की इंजरी की वजह से असल में डिजीज होता है, यानी एल्ब्यूमिन तो लॉस होगा लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन्स लॉस नहीं होंगे। ओके, और इसको ठीक करने के लिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं क्योंकि जो डैमेज है वो साइटोकाइन्स की वजह से हो रहा है। इसके बाद फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आता है नॉन नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया होगा इसमें। ओके, तो यहाँ पर इडियोपैथिक होता है, लेकिन ये HIV, हीरोइन यूज या सिकल सेल डिजीज की वजह से हो सकता है। इसको 2 में डिवाइड करते हैं, फोकल में कुछ ग्लोमेरुलस और सेगमेंटल के अंदर ग्लोमेरुलस का कुछ पार्ट, यानी फोकल के अंदर पूरा का पूरा ग्लोमेरुलस, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ग्लोमेरुलस हो गए। सेगमेंटल का मतलब एक ग्लोमेरुलस का भी स्पेसिफिक पार्ट होगा, वो आपको देखने को मिलता है। लाइट माइक्रोस्कोपी करोगे तो फोकल या सेगमेंटल स्क्लेरोसिस देखने को मिलती है और इसके अलावा हाइलिनोसिस भी देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर फूड प्रोसेस के इफेसमेंट होती है और डीन्यूडेशन भी होती है और कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं होता। डेट मीन्स की इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन स्कारिंग वाली एरिया के अंदर IgM और IG3 प्रोड्यूस हो सकती है। वहाँ पर स्टेरॉइड का रिस्पॉन्स गुड था, लेकिन यहाँ पर पुअर है और ये क्रोनिक रीनल फेलियर बना देता है। इसके बाद मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी ये भी मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने इसको स्पेसिफिक किया हुआ है। लाइक बच्चों के अंदर मिनिमल चेंज डिजीज, आगे हिस्पैनिक्स, अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर
फोकल सेगमेंटल मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी कॉकेशियन अडल्ट में होती है। इडियोपैथिकली हेपेटाइटिस बी सी सॉलिड ट्यूमर सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस और ड्रग से एसोसिएटेड होती है। एक बात रट्टा मार लेना कि जो मिनिमल चेंज डिजीज है हॉजकिन लिम्फोमा, फोकल सेगमेंटल HIV, हीरोइन और सिकल सेल डिजीज, जबकि ये हेपेटाइटिस बी सी सॉलिड ट्यूमर, लेकिन यानी ये देखो हर एक में HH आ रहा है, हॉजकिन लिम्फोमा, HIV, हीरोइन और हेपेटाइटिस बी और सी है। ओके, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के अंदर ग्लोमेरुलस काफी ज्यादा थिक हो जाती है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाती है। यानी लाइट माइक्रोस्कोपी करोगे तो वहां पर आपको ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी वॉल है उसकी थिकनिंग देखने को मिलती है। और उसके अलावा स्पाइक फॉर्मेशन भी होती है, सब एपिथेलियल स्पाइक फॉर्मेशन है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से होता है। डेट मीन्स कि यहाँ पे आपको ग्रैनुलर IgG और C3 देखने को मिलेगा अलोंग द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और यहाँ पे सब एपिथेलियल डेपोजिशन होती है, स्पाइक और डूम अपीयरेंस होती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर। स्टेरॉइड का पुअर रिस्पॉन्स होता है और ये क्रॉनिक रीनल फेलियर बन जाएगा। ओके, इसके बाद आगे आ जाते हैं मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, दोनों होता है, नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक दोनों में होता है। इसमें भी थिक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ओके, थिक मेम्ब्रेन होती है, ये भी इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। डेट मीन्स आपको ग्रैनुलर IgG C3, इसके अलावा C1q C4 ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और मेसेंजियम पे देखने को मिलती है। सब एंडोथेलियल डेपोजिशन होती है, वहाँ पे सब एपिथेलियल थी, यहाँ पे सब एंडोथेलियल थी। और यहाँ पे ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस है, इसको नोट कर लेना, इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन की वजह से होती है। इसको मजे दो में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 होता है, टाइप 1 में सब एंडोथेलियल डेपोजिशन होती है और ये हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटाइटिस सी की वजह से होता है। टाइप 2 इंट्रामेम्ब्रेनस होता है, C3 नेफ्राइटिक फैक्टर की वजह से होता है। ऐसी एंटीबॉडी ऑटो एंटीबॉडी जो कि C3 कन्वर्टेज को स्टेबलाइज कर देती है, ओवर एक्टिवेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, C3 का लेवल कम हो जाएगा। ओके, पुअर रिस्पॉन्स टू द स्टेरॉइड है, क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ चला जाएगा। इसके बाद डायबिटीज मेलाइटस है। जो डायबिटीज मेलाइटस है, ओके, तो डायबिटीज मेलाइटस की वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, जिसकी वजह से ग्लाइकोसाइलेशन होती है वेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की। और फाइनली हाइलिन आर्टरियोसेक्लोरोसिस हो जाती है। अब जो ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्ट्रियोल है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से GFR बढ़ जाएगी। हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया होगा और फाइनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, मेसेंजियम की सेक्लोरोसिस होती है और यहाँ पर किमेल्सेल विल्सन नोड्यूल होती है। ये MCQ में आएगा, हर एक के अंदर स्पेसिफिक चीज है। लाइक इसमें किमेल्सेल विल्सन नोड्यूल है, इसमें ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस है, यहाँ पे स्पाइक एंड डूम अपीयरेंस होती है। ओके, तो इसको नोट कर लेना आप। ओके, एस इनहिबिटर हाइपर फिल्ट्रेशन इंड्यूस डैमेज को ये प्रोग्रेशन को रोक देते हैं। इसके बाद सिस्टेमिक अमाइलाइडोसिस है, तो अमाइलॉइड मेसेंजियम पे डेपोजिट होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। एप्पल ग्रीन बायरफ्रिंजेंस होती है अंडर द पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोपी। तो ये तो था नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके बाद नेफ्राइटिक सिंड्रोम की तरफ चलते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, तो जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, अब ये ग्लोमेरुलर डिजीज है। ओके, अभी यानी नेफ्राइटिक है, इसमें क्या होगा, ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन होती है और ब्लीडिंग होगी। इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, प्रोटीन यूरिया, लेकिन प्रोटीन यूरिया लिमिटेड होता है, 3.5 ग्राम से थोड़ा सा कम होगा और वो ज्यादा होता है। ओलिगो यूरिया और एजोटीमियस में होगा। साल्ट की रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से पेरी ऑर्बिटल एडीमा और क्या होते हैं, हाइपर टेंशन हो जाती है। ओके, और RBC कास्ट और डिसमॉर्फिक RBC इन द यूरिन, डेट मीन्स की हीमाचूरिया देखने को मिलता होता है। बायोप्सी करें तो हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलस होगी, इन्फ्लेमेशन होती है, ल्यूकोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन होती है और मेसेंजियल सेल और पैराइटल एपिथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन आपको देखने को मिलती होती है। ओके, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होती है कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है C5a को। जो C5a होता है वो करेगा क्या, C5a न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करेगा जो आगे डैमेज कर देंगे। अब इसके डिजीज को देख लेते हैं। सबसे पहला है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। ओके, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसमें क्या होगा, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, ग्रुप A बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से होता है, स्किन का, फेरिंग्स का, नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेन की वजह से होता है। ओके, तो होगा क्या कि इन्फेक्शन के बाद हीमाचूरिया होगा, जिसको बोलते हैं कोला कलर्ड यूरिन। ओलिगो यूरिया होगा, हाइपरटेंशन होती है, पेरी ऑर्बिटल एडीमा होता है। और अगर आप वहाँ पे देखोगे लाइट माइक्रोस्कोपी में तो हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलस देखने को मिलेंगे, हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलस देखने को मिलेगी। लाइक डिफ्यूज एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन होगी, ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी, इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन की वजह से होती है। डेट मीन्स कि आपको ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। सब एपिथेलियल हार्म्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एपिथेलियल हार्म्स होती है। ट्रीटमेंट इसका सपोर्टिव होता है, रैपिडली प्रोग्रेसिव। ओके,
रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। हाँ, इसका निमोनिक मैं आपको बताना भूल गया, आई एम अ सीनियर पीजीआर। तो आई से आईजीए नेफ्रोपैथी है जिसको हम बर्जर सिंड्रोम कहते हैं। ओके, इसके बाद जो एम से मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव है क्योंकि उसमें आ जाता है। इसके बाद आई एम आ से ए से एल्पोर्ट सिंड्रोम है। टी से होगा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। आर से होगा रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो उसका निमोनिक आई एम अ सीनियर पीजीआर, इसको याद रख लेना, आपके काम आएगा। ओके, रैपिडली प्रोग्रेसिव के अंदर क्या आपका क्रिसेंट्स होते हैं, द वुमेन स्पेस ऑफ ग्लोमेरुलस। जो क्रिसेंट्स होते हैं उसमें फिब्रिन और मैक्रोफेजेस होते हैं, और क्लिनिकल पिक्चर और इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपको एटियोलॉजी सॉल्व करने में हेल्प देती है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर भी हमने गुड पास्चर सिंड्रोम नहीं देखा, तो गुड पास्चर सिंड्रोम, अच्छा गुड पास्चर सिंड्रोम भी इसी में आता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर आता है। लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस आता है, एंटी बेसमेंट एंटीबॉडीज होती है। जबकि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में इम्यूनोफ्लोरेसेंस ग्रैनुलर होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। जबकि नेगेटिव देखने को मिलता है पॉसी इम्यूनाई यानी वेजिनल ग्रैनुलोमेटोसिस के अंदर, जिसमें माइक्रोस्कोपिक इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस, ओके, माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस और चार्क स्ट्रॉ सिंड्रोम में देखने को मिलता है नेगेटिव वाला। अब वेजिनल के अंदर सी एन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस होता है, और चार्क स्ट्रॉ सिंड्रोम में भी पी एन का लेवल ज़्यादा होगा। यहाँ पे सी एन का और वहाँ पे पी एन का। अब सी एन का मतलब क्या है कि एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी होती है, सी एन का और पी एन का होता है। ओके, चार्क स्ट्रॉ सिंड्रोम के अंदर ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, इओसिनोफिलिया होता है और एस्थमा होता है। उसको याद करने का निमोनिक है एज। इसके बाद लास्ट है आईजीए नेफ्रोपैथी या बर्जर डिजीज। इसमें आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिट होगा इन द मेसेंजियम ऑफ ग्लोमेरुलस। ओके, बच्चों के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक हेमाचुरिया होगा, आरबीसी कास्ट होते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह देखने को मिल सकता है। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस करोगे तो वहाँ पे आपको आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगी। एलिपोर्ट सिंड्रोम में टाइप 4 कोलेजन है, एक्स लिंक्ड होता है। इसमें ग्लोमेरुलर बेसिन मेम्ब्रेन थिन और स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। आइसोलेटेड हेमाचुरिया, सेंसरी हियरिंग लॉस होगा और ओकुलर डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि टाइप 4 कोलेजन ना सिर्फ किडनी में बल्कि और दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है, फॉर एग्जांपल आई की और ईयर की। बाकी नेक्स्ट